अनामिका और शिवम की नई नई शादी को अभी 7 दिन हुए थे। शादी के एक हफ्ते बाद दोनों को हनीमून पर जाना था। इसी बीच सभी रिश्तेदार भी अपने अपने घर लौट चुके थे। अब ससुराल में केवल अनामिका की सास दमयंती जी और ससुर ही बचे थे। अनामिका की ननद वैशाली की पहले ही शादी हो चुकी थी। बेटी और बहू के बाहर जाने के एक दिन पहले ही दमयंती जी के घुटनों का दर्द अचानक बढ़ गया। वो मुंह लटकाकर बोली, बेटा तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, अब कहाँ इस बुढ़िया का ध्यान रखते बैठोगे। जाओ घूम आओ, मजे करो, मैं तो किसी तरह खुद को संभाल ही लूंगी। लेकिन भला कोई बेटा और बहू ऐसी हालत में माँ को अकेला छोड़कर घूमने जा सकते हैं क्या। शिवम और अनामिका ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे हनीमून का प्लान रद्द कर दिया। दमयंती जी की मन ही मन बहुत खुश थी। यही तो वो चाहती थी। उन्हें डर था कि शादी के बाद कहीं बहू उनके बेटे को उससे दूर ना कर दे। इसीलिए वो कोशिश करती थी कि शिवम और अनामिका को एक साथ ज्यादा समय ना मिल पाए। एक हफ्ते बाद अनामिका के ससुर जी ने अपने ऑफिस के काम से चंडीगढ़ चले गए। उन्हें हाल ही में 1 साल के लिए वहां ट्रांसफर मिला था। परिवार को इस हालत में छोड़कर उनका जाने का मन नहीं था, लेकिन उन्होंने सोचा साल भर की ही तो बात है और चले गए। अब घर में केवल 3 लोग बचे, अनामिका, शिवम और दमयंती जी। शिवम दिन भर ऑफिस में व्यस्त रहता, शाम को लौटता तो अनामिका रसोई में काम में लगी रहती। ऐसे में या तो शिवम की माँ दवाइयाँ लेने चला जाता, कभी कभी किसी का फोन आ जाता या फिर किसी पड़ोसी के घर कुछ काम निकल आता। इस तरह उनका शाम का वक्त बीत जाता। डिनर के बाद भी दमयंती जी अनामिका को देर रात तक अपने पास ही उलझाए रखती। नवविवाहित जोड़ा एक दूसरे के साथ कुछ पल बिताने को आतुर था, लेकिन दमयंती जी हर बार कोई न कोई तरकीब लगाकर दोनों को एक दूसरे से दूर रखती थी। छुट्टी के दिन तो जैसे उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती। नतीजा यही होता था कि शिवम और अनामिका कहीं जा ही नहीं पाते। कई बार तो आधी रात को भी दमयंती जी का दरवाजा खटखटाकर कह देती, बेटा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मेरा जरा देख लो तो। और बेचारे शिवम को उठकर माँ के कमरे में जाना पड़ता था। नई नवेली दुल्हन अनामिका के भी अनगिनत अरमान थे, लेकिन उसकी सास एक एक करके उनके हर सपने पर पानी फेरती रहती थी। शिवम भी अपनी पत्नी के करीब आने की चाह रखता था, मगर माँ की जरूरतों और उनकी हरकतों के आगे वो विवश था। दिन पर दिन यूं ही बीतते गए और देखते ही देखते अनामिका और शिवम की शादी को 7 महीने हो गए थे। अनामिका भीतर ही भीतर घुट रही थी। वो किसी से अपनी परेशानी कह भी नहीं सकती, झिझक के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि कोई उसकी बात समझेगा भी या नहीं, यह उसे खुद नहीं पता था। एक दिन उसकी ननद वैशाली का फोन आया। वैशाली हंसते हुए बोली, भाभी अब तो शादी को 7 महीने हो गए हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ कि भाई को आप जैसी सुंदर और सुशील पत्नी मिली है। आप तो बस जल्दी से मुझे खुशखबरी सुना दो, ज्यादा देर मत करना। उसकी ये बात सुनकर अनामिका के दिल में जैसे किसी तीर ने चुभा दिया हो। पति के प्रेम की प्यासी अनामिका की आंखों से अनायास ही आंसू बह निकले। वह मन ही मन सोचने लगी, 7 महीने में मुश्किल से 3-4 बार ही हम एक दूसरे के करीब आए थे। ऐसे में ननद जी खुशखबरी की बात कर रही हैं। बच्चे क्या पेड़ से उगते हैं जो बगीचे से जाकर तोड़ लाए जाए। अनामिका बुदबुदाई, यहाँ तो पति पत्नी को साथ बैठने का मौका नहीं मिलता और लोग को बस खुशखबरी सुननी है। ये रविवार की सुबह शिवम और अनामिका ने तय किया कि वो बिना किसी को बताए चुपचाप मूवी देखने जाएंगे। सुबह से ही सब ठीक ठाक था। दमयंती जी सामान्य लग रही थी, पर जैसे ही दोनों तैयार होकर बाहर निकले तो अचानक दमयंती जी ने अपना पेट पकड़ लिया और कहराते हुए बोली, ओ बेटा मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, लेकिन तुम लोग जाओ घूम आओ, मैं किसी तरह संभाल लूंगी। अनामिका ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, लो फिर से शुरू हो गया पेट दर्द। तभी दरवाजे की घंटी बजी। अनामिका ने जाकर दरवाजा खोला। सामने ननद वैशाली खड़ी थी। वो हंसती हुए बोली, अरे वाह आप दोनों तो बहुत अच्छे लग रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो क्या। शिवम ने जवाब दिया, हाँ पर अब नहीं जा रहे, माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है। वैशाली चिंतित होकर बोली, क्या हुआ माँ को। मैं तो उनके मनपसंद छोले भटूरे लेकर आई थी, सोचा आज सब मिलकर पार्टी करेंगे। अनामिका बोली, लेकिन मम्मी जी छोले भटूरे कैसे खाएंगी, उनके पेट में दर्द है। तभी दमयंती जी जो कुछ पल पहले दर्द से तड़प रही थी, अचानक उठकर बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस थोड़ा गैस हो गया था, अब बिल्कुल ठीक है। चल आज सब मिलकर छोले भटूरे खाते हैं। शिवम स्तब्ध रह गया। माँ का ये पल पल बदलता नाटक अब उसे
से भी समझ आने लगा था कि वो जान गया था कि माँ जानबूझकर ऐसा करती हैं ताकि वह और अनामिका एक दूसरे के साथ कुछ पल भी न बिता सके। वह माँ के प्रति सम्मान और सामाजिक मर्यादा के कारण वह कुछ कह भी नहीं पाता था। दमयंती जी मुस्कुराकर बोली, अरे बहू, अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जा रसोई से प्लेट लेकर आ। अनामिका चुपचाप बैठी और रसोई की ओर चली गई। वह भीतर ही भीतर उसका दिल भर आया। सास की हरकतें देखकर उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े। वह सोचने लगी, जब अपने ही बेटी और बहू को साथ देखना मंजूर नहीं तो ऐसा लोग बेटी की शादी ही क्यों करवाते हैं। अभी वो यही सोच रही थी कि तभी उसकी ननद वैशाली रसोई में आ गई। भाभी की आंखों से आंसू देखकर वो घबरा गई और बोली, क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हैं? अनामिका ने जल्दी से आंसू पोंछे और बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैशाली ने उसका चेहरा अपने हाथों से उठाते हुए कहा, भाभी, जब आप शादी करके आई थी तो आपका चेहरा कितना खिला खिला था, अब तो आप बिल्कुल मुरझाई सी लग रही हैं। बताइए ना, क्या बात है? क्या ससुराल में आप खुश नहीं है क्या? भाई ध्यान नहीं रखते क्या आप पर? अनामिका झट से बोली, नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन वह आगे बोलते बोलते अचानक रुक गई। वैशाली ने उनका हाथ थाम लिया और बोली, लेकिन क्या भाभी, बताइए ना, आखिर बात क्या है? आप बताओ, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? क्या माँ की वजह से आप घूमने नहीं जा पाती, इसीलिए उदास हो? वैशाली के बार बार पूछने पर आज अनामिका खुद को रोक नहीं पाई। उसने मासूम दिल ने जो पीड़ा 7 महीने के अंदर दबा रखी थी, वह सब उसके आंसुओं के साथ बाहर निकल गई। अनामिका सिसकते हुए बोली, बात सिर्फ आज की नहीं है ननद जी, ये सब तो शादी के बाद से ही शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे रोते हुए अपने दिल का सारा दर्द वैशाली के सामने उड़ेल दिया। कैसे सास उसकी हर खुशी के बीच दीवार बन जाती थी, कैसे हर बार दर्द अचानक उसी वक्त बढ़ जाता था जब वो शिवम के साथ अब समय बिताने की सोचती थी। याद है ना, उस दिन आपने फोन पर कहा था कि अब मैं आपको जल्दी खुशखबरी सुना दूं। अब आप ही बताइए ननद जी, खुशखबरी कैसे सुना? अभी तो हमारा दाम्पत्य जीवन भी ठीक से शुरू नहीं हो पाया। खुशखबरी तो दूर की बात है, मेरी खुद की खुशी भी कभी खोई सी हो गई है। भाभी की बातें सुनकर वैशाली की आंखें भर आई। उसने अनामिका का हाथ कसकर थामा और धीमे स्वर में बोली, भाभी, आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अनामिका ने आंखें झुकाते हुए कहा, शर्म आ रही थी ननद जी, अगर और डर भी लग रहा था कि कहीं कोई मुझे गलत ना समझ ले। लोग यही कहेंगे कि मैं अपने कर्तव्यों से भाग रही हूँ या अपनी सास की देखभाल नहीं करना चाहती। वैशाली ने उसका चेहरा ऊपर उठाया और दृढ़ स्वर में कहा, ऐसी बात मत सोचिए भाभी, घर में बुजुर्ग की देखभाल करना हमारा फर्ज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पति पत्नी अपनी ख्वाहिशें और अरमानों का गला घोट दे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आज ही मैं माँ से बात करती हूँ। कुछ देर बाद जब वैशाली को एकांत मिला, वो सीधे अपनी माँ के कमरे में चले गए। उनके पास बैठी उनका हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, माँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, कृपया मेरी बात ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। दमयंती जी मुस्कुराई और बोली, अरे बेटी, मुझसे बात करने के लिए इतनी भूमिका बनाने की क्या जरूरत है? खुलकर बोल, क्या कहना चाहती है? वैशाली ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, माँ, अभी जब मैं आई थी तो सुना था कि आपके पेट में दर्द था, लेकिन आप मेरी कसम खाकर बताइए, क्या वाकई में आपके पेट में दर्द था? ये सुनकर दमयंती जी का चेहरा उतर गया। उन्होंने नजरें झुका ली। जवाब उनके होठों तक आया पर शब्दों में नहीं बदल पाया। वैशाली आगे बोली, माँ, आप ऐसा क्यों करती हैं? आप बहू और भाई को एक दूसरे से दूर क्यों रखना चाहती हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसा करने से भाई खुश रहेंगे? आप उनके जीवन की खुशियाँ क्यों छीन रही हैं? दमयंती जी कुछ नहीं बोली, वह चुपचाप बेटी का चेहरा देखने लगी। वैशाली के शब्दों में अब पीड़ा भी थी और दृढ़ता भी। जरा सोचिए माँ, अगर मेरी शादी के बाद मेरे ससुराल में मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता, तो मेरे पति से दूर रखा जाता, तो क्या मेरे दर्द देखकर आपको अच्छा लगता? क्या तब भी आप चुप रह पाती? वह कुछ पल रुकी, फिर एक गहरी सांस से बोली, और माँ, आप भी तो कभी इस घर की दुल्हन बनकर आई थी। सोचिए, अगर उस वक्त दादी या दादा आपको पापा से बहाने बनाकर दूर रखा होता, तो क्या आप
अपने सास ससुर की इज्जत दिल से कर पाती। दमयंती जी बिल्कुल मौन हो गई, जैसे किसी ने उन्हें आईना दिखा दिया हो। उनकी नजर में शर्म और पछतावे की झलक थी। इतने दरवाजे के पास खड़ी अनामिका बोली, माँ जी, मैं नहीं जानती कि वैशाली की बातें आपकी सोच बदल पाएंगी या नहीं, पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर सुकून से जीना चाहती हैं तो हमें सुकून से जीने दीजिए। आपने अपना जीवन जी लिया, अब बेटी और बहू के जीवन में अड़चने क्यों डाल रही हैं? माँ, आप एक बेटी की माँ होते हुए भी बहू का दर्द क्यों नहीं समझ पा रही हैं? मुझे तो आपसे बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मेरी अपनी माँ ऐसे भी कर सकती है। मेरी सास ने तो कभी भी हमारे बीच दूरी नहीं आने दी, बल्कि हमेशा चाहा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहें। बोलते-बोलते वैशाली जी का स्वर भारी हो गया, आंखों से हल्की नमी उतर आई थी। दमयंती जी को कुछ क्षण भूमि की ओर देखा, फिर गहरी सांस लेती हुई बोली, तू सही कह रही है वैशाली, छोटी होकर भी तूने आज बहुत बड़ी बात कह दी। मैं ईर्ष्या और अहंकार के कारण बहू और बेटे से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब से मैं खुद में बदलाव लाने की पूरी कोशिश करूंगी। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा और बहू दोनों खुश रहें। माँ की ये बात सुनकर वैशाली मुस्कुरा पड़ी कि आंखों से आंसू टपक पड़े, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, राहत के थे। आज पहली बार उसने अपनी माँ की इतनी हिम्मत से सच कह दिया था कि कभी-कभी जब बड़े गलती करते हैं तो बच्चों को भी उन्हें सही राह दिखानी पड़ती है, और आज वैशाली ने वही किया। वह मुस्कुराती हुई अपनी भाभी के पास चली गई ताकि उन्हें ये खुशखबरी दे सके कि अब उनके जीवन में सुकून लौटने वाला है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।